सीताराम दोस्तों, समाज शास्त्र का टॉपिक है सांस्कृतिक परिवर्तन। चलिए हम इसके बारे में आज पढ़ते हैं। पूरा जो भी टॉपिक्स पढ़ा हुआ टू द पॉइंट्स ये एनसीईआरटी सिलेबस का है। चलिए, सांस्कृतिकरण पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए। मैं टू द पॉइंट्स क्वेश्चन और आंसर के रूप में इसलिए लेके आया हूँ कि पूरी बुक पढ़ने के बजाय हम जितना मुझे इम्पोर्टेंट है पढ़ना चाहिए उतना ही हम पढ़ें, जिससे कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा कर सकें। ओके, इसीलिए टू द पॉइंट्स लेके आया हूँ। और एक मैं पढ़ाता हूँ NIS सिलेबस का, NIOS का, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले वही पढ़ाते हैं। तो आप भी कभी पढ़ लें उसी सिलेबस को। अगर मुझसे भी नहीं पढ़ने का मन है तो अपने आप से पढ़ सकते हैं NIOS सिलेबस को। तो वो भी मैं टू द पॉइंट से पढ़ाता हूँ हाईलाइट करके। चलिए देखते हैं। सांस्कृतिकरण पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए। लिखता हूँ अभी मैं आपके साथ। सांस्कृतिकरण शब्द आया कैसे, किसने दिया? MN निवास ने इस शब्द का प्रतिपादन किया। इसके अंतर्गत क्या होता है? निचली जाति, जनजाति, अन्य समूह, उच्च जातियों, विशेषतः द्विज जातियों, ब्राह्मण जातियों की जीवन पद्धति, रीति रिवाज, मूल विचारधारा, आदर्शों का हम अनुकरण करते हैं। समझ गए? यही सांस्कृतिकरण है जो कि हिंदू समाज में होता रहता है, अवगठित होती है। तथापि श्रीनिवास का मानना था कि जो गैर हिंदू समाज में भी सांस्कृतिकरण दिखाई पड़ता है। सभी धर्मों में, सभी जातियों में, सभी संप्रदायों में संस्कृतिकरण दिखाई पड़ता है। बात बिल्कुल सही है। और संस्कृतिकरण का प्रभाव विचारधारा, संगीत, नृत्य, भाषा, साहित्य, नाटक, कर्मकांड तथा जीवन शैली में भी आप देख सकते हैं। और यह प्रक्रिया विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से चलती रहती है। और जहाँ कि उच्च संस्कृतिकरण जातियों का प्रभुत्व होता है, बोलबाला होता है, वहाँ बड़े पैमाने पर संस्कृतिकरण हो जाता है। और उन क्षेत्रों में जहाँ की गैर संस्कृतिकरण जातियों का प्रभाव था, वहाँ इन्हीं जातियों का प्रभाव रहता है। और इसे ही विसंस्कृतिकरण का नाम दिया जाता है। भारत में उच्च जातियों की परंपराओं को निम्न जातियों द्वारा पालन नहीं किया जा सकता, क्योंकि पारंपरिक रूप से निम्न जाति के जो लोग इस तरह के काम करने की चेष्टा करते थे उन्हें उच्च जाति के लोग दंडित करते थे। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल को मैं समझाना चाहता हूँ कुछ ही शब्दों में। जैसे ब्राह्मण, मैं भी ब्राह्मण हूँ। तो प्राचीन काल में होता था कि ब्राह्मण मंदिर जाते थे, पूजा पाठ करते थे, तो शूद्रों को जाना अलाउ नहीं था। कुएं में पानी भरते थे तो अलाउ नहीं था। उच्च जाति के लोग करते थे कि जो गलत था। और वो कहते थे दिस इज वर्क कल्चर, हमारी संस्कृति है। तो ऐसी संस्कृति को मैं अवहेलना करता हूँ, विरोध करता हूँ। लेकिन वो संस्कृति अच्छी है कि हाँ, सुबह उठ के माँ बाप के पैर छूना, भगवान को नमन करना, सभी के प्रति आदर भाव रखना, ये संस्कृति अच्छी है। तो क्या होता था कि उच्च जाति के लोग थे, वो कहते थे नहीं, हम ही कह रहे हैं तो हम ही करेंगे, आप नहीं कर सकते। तो यही इसमें बताया गया है कि MN श्रीनिवासन ने इसी प्रकार से संस्कृतिकरण शब्द को प्रतिपादित किया है। निम्न जातियों भी ऐसा ही था कि किसी की सेवा करना या कुछ वैसे कार्य करना, तो वो संस्कृतिकरण हो गया। जिसका ज़्यादा जातियों का प्रभाव होता था, जनसंख्या अधिक होती थी, वहीं पे उस संस्कृति का बोलबाला होने लगता था। चलिए आगे देखते हैं। आलोचना, मैंने आलोचना कर दी है कि फिर से आपके साथ कर देता हूँ। इसमें बात आलोचना की जाती है कि सामाजिक गतिशीलता निम्न जाति का सामाजिक स्थिरीकरण में उद्योगामी परिवर्तन कराती है। यह अतिशयोक्तिपूर्ण है। इस प्रक्रिया में कोई संरचनात्मक परिवर्तन ना होकर केवल कुछ व्यक्तियों की स्थिति में परिवर्तन होता है। और कुछ व्यक्ति असमानता पर आधारित सामाजिक संरचना में अपनी स्थिति को सुधार तो कर लेते हैं, लेकिन इनसे समाज व्याप्त असमानता कम नहीं होती। फिर देखते हैं इस उदाहरण की विचारधारा में उच्च जाति की जीवन शैली उच्च, निम्न जाति की जीवन शैली निम्न है। उच्च जाति के लोगों की जीवन शैली का अनुकरण करने की इच्छा को वांछनीय तथा प्राकृतिक मान लिया गया। और संस्कृतिकरण की अवधारणा असमानता तथा अपवर्जन पर आधारित प्रारूप को सही ठहराती है। यह पवित्रता तथा अपवित्रता के जातिगत पक्ष को उपयुक्त मानती है। और ऐसा इसलिए प्रतीत होता है कि उच्च जाति के द्वारा निम्न जाति के प्रति भेदभाव एक प्रकार का विशेषाधिकार है। समानता वाले समाज की आकांक्षा के बजाय वर्जित समाज एवं भेदभाव को अपने तरीके से अर्थ देकर बहिष्कृत स्थापित किया गया है। इसके द्वारा अलोकतांत्रिक समाज का गठन हुआ। दोस्तों, दो पॉइंट्स को पढ़े लिए मैंने आपको पढ़ा दिया। मैं आपकी भाषा में आपको समझा देता हूँ कि जब हम स्वतंत्र नहीं हुए थे प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत में, तो ये था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसीलिए दलितों के लिए बहुत अच्छा कार्य किए, नियम बनाए, कानून मंत्री वही थे प्रथम। वो इसीलिए क्योंकि निम्न जातियों को, लोगों को भी समान अधिकार मिले।
जनजाति लोगों को, अनुसूचित जनजाति लोगों को, अनुसूचित जातियों को भी, वो इसीलिए तभी सब अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग बनाए गए, क्योंकि सभी को समान अधिकार मिल सकें। और जो उच्च जाति के लोग थे वो हर जगह में अपना ही बोलबाला रखते थे। उन्होंने बोला नहीं ऐसा है, यही संस्कृति है, इसी को पालन करना है। तो ये बात इसमें कही गई। समाज में असमानता व्याप्त हो जाती थी। आप अपनी भाषा में इसको लिख सकते हैं। संस्कृतिकरण में उच्च जाति के अनुष्ठानों, रीति रिवाजों की स्वीकृति मिलने की वजह से लड़कियों तथा महिलाओं को असमानता की श्रेणी में सबसे नीचे धकेल दिया गया था। कन्या मूल के स्थान पर दहेज प्रथा, अन्य समूहों के साथ जाति के भेदभाव बढ़ गए। कहा गया नहीं कन्या की शादी करनी तो दहेज दीजिए, क्योंकि कन्या मूल है। ऐसा इस प्रकार की परंपराएं थीं जो गलत था, और दहेज प्रथा को बढ़ावा मिल गया था। जो दलित संस्कृति थे, दलित समाज के मूलभूत पक्षों का पिछड़ापन मान लिया गया, और उन्होंने कहा कि निम्न जाति के लोगों के द्वारा किए गए श्रम को निम्न तथा श्रमनाक माना गया, और निम्न जाति से जुड़े कार्यों से शिल्प, तकनीकी योग्यता आदि को गैर उपयोगी मान लिया गया। आज यही चीज़ें बहुत उपयोगी हो गई हैं। अब कोई बंदा अगर जूता सिलता है तो कह दिया जूता पैरों में पहनते निम्न जाति के लोग हैं। दर्जी है, मिस्त्री है, घर बनाते कहते निम्न जाति के हो गए। तो ये प्रकार की जो चीज़ें थी गलत थी, और इनको श्रमनाक माना गया जो गलत था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज वही चीज़ें ट्रेडिशन में आ गई, बड़े बड़े लोग करते हैं काम। आप देख लीजिए हैं, पहले लोग होता था नहीं हम तो केला नहीं बनेंगे, काम तुम्हें आते नहीं था तुम बनोगे क्या। आज वही है, हर जाति के लोग दुकान खोले बैठे। ब्राह्मण तो दुकान खोले तो नहीं तो वैसे ही करेगा, वो ही काम करेगा। तो इसलिए परिवर्तित हुई हैं, और हमें उन सब चीज़ों का नहीं, हमें अच्छी चीज़ें समाज में लानी चाहिए। अगर हम अच्छे कार्य करेंगे तभी हमारा समाज, हमारा देश और हम अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। संस्कृति को मानिए, लेकिन जो सही है उसी को मानिए। रूढ़िवादी कुट्टावादिता को मत मानिए जो गलत हो, क्योंकि रूढ़िवादिता कुट्टावादिता केवल कुछ लोगों के लिए सही होती है, जो केवल अपना लालच देखते हैं, सभी के लिए नहीं होती है। क्योंकि जो अच्छे लोग होंगे, पढ़े लिखे होंगे, वो इस चीज़ों का हमेशा विरोध करते थे, पहले भी और आज भी करते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। थैंक यू। पश्चिमी करण का साधारणतः मतलब होता है पश्चिमी पोशाकों तो जीवन शैली का अनुकरण। क्या पश्चिमी करण के दूसरे पक्ष भी हैं? क्या पश्चिमी करण का मतलब आधुनिकीकरण है? आप बताइए, सोचिए क्या कहते हैं। पश्चिमी करण को अपनाते हैं, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं। हाफ कपड़े पहनना यही वेस्टर्न कल्चर है, हाथ मिलाना यही वेस्टर्न कल्चर है। क्या है, क्या आधा ही अपनाया हमने, पूरा नहीं अपना पाए। पूरा को अपनाएंगे, अपनाएंगे तो क्यों अपनाएंगे? क्या इंडियन कल्चर अच्छा नहीं है क्या? सब बातें जानेंगे अभी। MNS श्रीनिवास के अनुसार भारतीय समाज और संस्कृति में लगभग 150 सालों के ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप आए परिवर्तन है। क्या परिवर्तन है? इसमें अनेक पहलू शामिल हैं, जैसे प्रौद्योगिकी, संख्या, मूल्य, विचारधारा। पश्चिमी करण के प्रभाव क्या है? पश्चिमी करण का अर्थ है उस पश्चिमी उप सांस्कृतिक प्रतिमान से है जिसे भारतीयों के उस छोटे समूह ने अपनाया जो पहली बार पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आए। इसमें बुद्धिजीवियों की उप संस्कृति भी शामिल थी, इन्होंने न केवल पश्चिमी प्रतिमान चिंतनों के प्रकारों, स्वरूपों, जीवन शैली को स्वीकारा, बल्कि इनके समर्थन एवं विस्तार भी किया। मैं तो आज भी एक बात कहता हूँ कि जो बुद्धिजीवी कहते हैं इस भारतीय जो कि उप संस्कृति भी शामिल है, बात बिल्कुल सही थी। और जो पश्चिमी चिंतक कारक थे, स्वरूप थे, जीवन शैली, उन्होंने इंडियन कल्चर को अपनाया है। वो आए हैं पहले, हम सोनी चिड़िया थे, हमसे सीखा है, हमारे वेद पुराण पढ़े हैं, और उन्होंने ज़्यादा ढाल लिया, हमें ढाला नहीं है। और आज हमको मजबूरन अपनी ही चीज़ों को दूसरे के नाम से धारण करना पड़ रहा है। श्रीनिवास तथा निम्न जाति के लोग संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को अपनाते हैं, जबकि अन्य जाति के लोग पश्चिमीकरण को, लेकिन इस तरह का सामान्यकरण उपयुक्त नहीं है। उदाहरण के तौर पर केरल के थैया जो कि किसी प्रकार के उच्च जाति के नहीं है, पश्चिमीकरण की इच्छा रखते हैं। अभिजात थैयाओं ने तो ब्रिटिश संस्कृति को स्वीकार किया था, एक विश्वजनीन जीवन शैली की आकांक्षा थी जो जाति व्यवस्था की आलोचना करती है। और पश्चिमी शिक्षा ने विभिन्न समूह के लोगों के बीच नए अवसर के द्वार खोले। अब वहाँ तो जाति प्रथा थी नहीं, कुछ था नहीं, लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, हुआ गावियन तो ईसाई बन जाते हैं, छोड़ो यहाँ जाति प्रथा ही खत्म हो जाएगी, यही हुआ। संस्कृति विशेष के बाहर तत्वों के अनुकूल की प्रवृत्ति भी होती है। पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार नई तकनीकी, वेशभूषा, खान पान, समान जीवन में भी हुआ, वेशभूषा में भी हुआ। आज बर्गर, पिज्जा सब खा रहे हैं,
उनके यहाँ रोटी नहीं बनती थी तो यार खाते थे वो, हमारे यहाँ तो बन नहीं तो खाए। नहीं चले ठीक है, थोड़ा बहुत खाते पीते रहिए, अच्छा लगता है। समान जीवन, वो कितने ईमानदार हैं, हम कितने ईमानदार बन पा रहे हैं। वो तो देश के प्रति वफादार हैं, देशभक्त हैं, हम तो वो करने लगते हैं। तुरंत मोदी जी को गालियाँ बकने लगे कोई अच्छा काम किया तो, वहाँ बक लेना ट्रम्प को जेल में अंदर डाल देगा। ये नहीं अपनाया हमने, वो वैसे चीज़ें अपना रहे हैं पश्चिमीकरण की। वो कैसे देश के प्रति वफादार रहते हैं, देश के लिए मरते हैं। आज में कितने टैक्स देने के नाम पे तो पूछे मत, बवाल मच जाता है हमारा। जीवन शैली चिंतन के अलावा भारतीय कला साहित्य पर भी पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ा। राजा रवि वर्मा के द्वारा जाके प्लाट कृष्णा मेनन नामक एक देसी परिवार की पेंटिंग बनाएगी, जिसमें एक ऐसे परिवार का चित्रण किया गया जो एक विशेष प्रतिशतात्मक एकाकी परिवार लगता है, जिसमें कि माता पिता और बच्चे सम्मिलित हैं। आधुनिक समझ चाहते हैं आधुनिकीकरण का क्या अर्थ है? आधुनिकीकरण अर्थ सीमित संकीर्ण स्थानीय दृष्टिकोण, सार्वभौमिक प्रतिस्पर्धा और विश्वजनीन दृष्टिकोण के समझ अप्रभावी हो जाते हैं, और ये आधुनिकता है। भागवादी व्यक्ति के ऊपर ज्ञान नियंत्रण क्षमता को प्राथमिकता दी जाती है, और यही मनुष्य को उसके भौतिक तथा मानवीय पर्यावरण से जोड़ता है। ये है व्यक्ति को सामाजिक राजनीतिक स्तर पर प्राथमिकता दी जाती है, ना कि समूह को। सही बात है। किसी मानो आपने काम किया, अच्छा मैं मिश्रा हूँ, मैंने कोई गलत काम किया तो आपने कहते पूरे मिश्रा जाति के लोग खराब है, ये गलत है। पश्चिमीकरण में क्या, आधुनिकीकरण क्या, मैं मिश्रा हूँ, अभिषेक मिश्रा, सॉरी अंशु मिश्रा, उन्होंने कहते अंशु मिश्रा ने गलत काम किया तो अब पर्टिकुलरली हाँ अंशु मिश्रा ने गलत काम किया, तो व्यक्ति को सामाजिक राजनीतिक स्तर पर प्राथमिकता दी है। और मैंने कहा अच्छा काम किया तो हाँ अंशु मिश्रा ने अच्छा काम किया। इसमें कोई जाति और समाज का वर्ग नहीं शामिल करेंगे आप, पूरा मिश्र जाति को, ब्राह्मण समाज को उसमें शामिल नहीं करेंगे, केवल एक पर्टिकुलर आदमी को शामिल करेंगे, ये इसमें बात कही गई है। समझ गए आप? काल को परिवार गृह समुदाय से अलग कर नौकरशाही संगठन में शामिल किया जाता है। उपयोगिता गणना विज्ञान की सत्यता को भावुकता, धार्मिक पवित्रता और अवैज्ञानिक तत्वों के स्थान पर महत्व दिया गया। इसमें अपनी पहचान को चुनकर अर्जित किया जाता है, और इसके मूल्यों के मुताबिक मनुष्य ऐसे संगठन में रहते हैं और काम करते हैं जिसका चयन इच्छा का आधार पर होता है। यहाँ देखिए ज़बरदस्ती नहीं है झंडा मार के, वहाँ आपको अगर फिजिक्स में रुचि है आप फिजिक्स में गए, आपको सोशलाइजिंग में रुचि है आप वहाँ पे गए। इसी प्रकार से कहना आसान है, किस प्रकार की जटिल संरचना केवल परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण है। परंपरा तथा आधुनिक एक निर्धारित तत्व है, और यह भी कहना भ्रांतिपूर्ण है कि भारत में केवल एक ही तरह की परंपराओं का समुच्चय था। आधुनिकता तथा परंपरा हमेशा परिवर्तित तथा पुनः परिभाषित होती रही है। बिल्कुल बात सही है। संस्कार और धर्म निरपेक्षीकरण किसे कहते हैं? धर्म निरपेक्षीकरण का है कि धर्म के प्रभाव में कमी के रूप में होता है। धर्म निरपेक्षीकरण के सूचकों में मनुष्य का धार्मिक संगठनों से संबंधित, चर्च में उनकी उपस्थिति, भौतिक प्रभाव, धार्मिक संस्थानों का सामाजिक और लोगों के धर्म में विश्वास करने की सीमाएं, और मिथ्या के अनुसार वर्तमान समाज उत्तरोत्तर धर्मनिरपेक्ष हो रहा है। भारत में किए जाने वाले कुछ अनुष्ठानों में धर्मनिरपेक्षीकरण का प्रभाव देखा जा सकता है, और अनुष्ठानों में धर्मनिरपेक्षता के कई आयाम होते हैं, जिसमें वे पुरुषों तथा महिलाओं को अपने मित्रों तथा बड़ों से घुलने मिलने का अवसर प्रदान करते हैं। वे परिवार की संपत्ति, आभूषण, कपड़े को प्रदर्शित करने का भी अवसर प्रदान करते हैं। जाति और धर्मनिरपेक्षीकरण क्या है? परंपरागत रूप से भारत में जाति व्यवस्था धार्मिक दायरे में क्रियाशील रही है, बात सही है। पवित्र अपवित्र से संबंधित विश्वास व्यवस्था की इस क्रियाशीलता का केंद्र रहा है। भारत में जाति संगठनों, जातिगत राजनीतिक दलों का उद्भव हुआ है, आज भी चल रहा है। देख सकते हैं एग्जाम्पल सपा बसपा सब कहानियाँ। वे राज्यों पर दबाव कायम करते हैं। जाति की इस बदली हुई भूमिका को जाति का धर्मनिरपेक्षीकरण कहा गया है। समझ गए आप? अब भारत की पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था जातिगत संरचना, जातिगत पहचान के रूप में संगठित थी। जाति राजनीति के संबंध की व्याख्या करते हुए आधुनिकता के सिद्धांत से बना नजरिया एक प्रकार के भय से ग्रसित होता है। राजनीतिक जाति समूहों को इकट्ठा करके अपनी शक्ति में संगठित करते हैं। कई लोग कर रहे हैं ऐसा, समझ गए ना? बोल दिया यादव यादव एक भाई भाई, तो समाजवादी ने पूरा वोट ले लिया, ऐसा करते हैं। नहीं, किसी नेता होता को नहीं बोल रहा हूँ, बात बता रहा हूँ जो चलता है। वहाँ जहाँ अलग प्रकार के समूहों और संस्थाओं के अलग आधार होते हैं, राजनीतिक उन तक भी पहुँचते हैं।
जिस प्रकार से वे कभी भी ऐसी संस्थाओं के स्वरूपों को परिवर्तित करते हैं, वैसे ही जाति के स्वरूपों को ही परिवर्तित करते हैं। लिंग और संस्कृतिकरण क्या है? संस्कृतिकरण के दौरान महिलाओं के पारंपरिक जीवन शैली पर बल दिया गया है, किंतु पुरुषों के आधुनिक और पश्चिमी शैली का समर्थन किया गया। समझ लीजिए, संस्कृतिकरण के ज़्यादातर मानकों ने महिलाओं को घर की 4 दीवारों के भीतर जीवन व्यतीत करने का समर्थन किया है। नहीं करना चाहिए, बाहर निकलने दो। उन लोगों ने महिलाओं को एक माँ, बहन, बेटी के रूप में सीमित रहने पर बल दिया। गलत बात है, सब कुछ करने दो। वे महिलाओं को शादी ब्याह करने संबंधी स्वतंत्रता पर भी अंकुश लगाते थे। कुमुद पावड़े ने एक छात्र में विभिन्न साहित्यों के माध्यम से जाना कि इनमें महिलाओं तथा दलितों को लेकर कौन सी अवधारणाएं हैं। जैसे वो अपने अध्ययन को लेकर आगे बढ़ी, वह उसे अनेक प्रकार की सामाजिक प्रतिक्रियाओं का भी सामना करना पड़ा। उनमें आश्चर्य से लेकर ईर्ष्या तक सम्मिलित थी। साथ ही में संरक्षित संस्कृति से लेकर पूर्ण अस्वीकृति तक के पक्ष सम्मिलित थे। वे कहती है, मैंने कभी सुना था कि जो जन्म से मिला हो वो मरने के बाद भी नष्ट ना हो, क्या वही जाती है? कितनी बड़ी बात कह दी। मैंने कभी सुना था जो जन्म से मिला हो और जो मरने के बाद भी नष्ट ना हो, क्या वही जाती है? इस पर आप प्लीज़ एक निबंध लिखेगा। बहुत बड़ी बात है, बात तो सही है, बट जाति वही है जो अच्छा कार्य करे। आप हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, भारत माता की जय बोलते रहिए।